अच्छा, जो फीचर्स हैं MOU के, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फाइनल डील, ये दे आर फीचर्स हैं। अब इसमें एक सबसे मेन चीज़ ये है आबनाए हुर्मस, दोनों की बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है। ईरान कह रहा है कि उसका चेक एंड बैलेंस हमारे पास ही रहेगा। डू यू थिंक कि ये जो इशू है ये कहीं ना कहीं जाके खटाई में पड़ जाएगा और सारा कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट हो जाएगा? बड़ा अहम सवाल पूछा आपने। देखिए, इसमें स्पॉयलर्स तो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ हमारे बगल में भी हैं स्पॉयलर्स, GCC कंट्रीज के अंदर से भी हैं स्पॉयलर्स, और इजराइल तो है ही सबसे बड़ा स्पॉयलर। इजराइल के प्रॉक्सीज जो हैं वो स्पॉयलर्स हैं, तो वो पहले भी थे स्पॉयलर्स, अभी भी रहेंगे। वो तो रहेंगे स्पॉयलर्स, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि जंग जारी रहे। उनका सियासी मफाद में भी नेतन्याहू की यही है, क्योंकि जिस दिन जंग खत्म होगी नेतन्याहू की सियासी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये तो आपको भी पता है, उनकी जो अपोजिशन और जो पार्लियामेंट है उन्होंने उसे इम्पीच करने को तैयार है। उन पे बहुत बड़ी करप्शन इन्वेस्टिगेशन भी ऑन गोइंग है, जिसपे वो अपेयर नहीं करते रहे हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जंग के पीछे छुप के। तो एक तो ये चीज़ है। जहाँ तक हॉर्मूज की बात है, देखें वहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई है कि हॉर्मूज का डी फैक्टो कंट्रोल या डिजोर भी ईरान के पास है। जितने मर्जी US ने थ्रेट्स किए और अपनी वो भी भेजे थे उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन वहाँ से जो डोमिनेशन जो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, दैट वाज ईरान ने की। बिल्कुल। और आगे भी वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वो ईरान ही का रहेगा। और इसमें देखें, उन्हें चाहिए फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को, कि देखें जी हम जंग जीत भी गए, एक ऐलान कि देखें हम जंग जीत भी गए, हमने बड़ा एक बड़ी कामयाबी के साथ वो भी कर दिया, वो क्रेडिट चाहिए। और देखें जी मैं मैन ऑफ पीस हूँ और मैंने बहुत बड़ी जंग जो है वर्ट कर दी है, और हमने अपने शराइत भी मना ली, जो मनाई नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव जो है ये पेश करना चाहते हैं। दोनों अपनी पोजीशन से नहीं हट रहे ना ईरान हट रहा है, ईरान को नहीं हट रहे, मेरे ख्याल में हट रहे हैं, मेरे ख्याल में अब हट रहे हैं। अब एक पॉइंट और है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस पे भी बड़ी दोनों की स्टेटेड पोजीशन है। US चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी कंट्री के हवाले किया जाए, ईरान कहता है कि नहीं, जो हमारी पोजीशन है, जो हमारा न्यूक्लियर है, वो हम उसको अपने तरीके से देखेंगे। हाउ डू यू सी दिस? और इसको 60 दिनों के अंदर सॉर्ट आउट भी करना है। देखिए, इसमें ये होगा, मेरे ख्याल में मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि उसमें मिडिल वे होगी, कि वो कहेंगे कि हम जो इनरिचमेंट है और जो न्यूक्लियर यूसेज है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए एक्सक्लूसिवली होगी, जिस पे ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी हम आपको पूरी देंगे, विजिबिलिटी देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो IAEA और दीगर जो ममालिक हैं, शायद कोई नॉमिनेट कर दें जिसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, आप हमें एज ए ओवरसाइट विद विजिबिलिटी देख सकते हैं, ताकि आपको पता हो क्या हो रहा है। लेकिन वो रिलिंक्विश मैं नहीं समझता करेंगे, और अगर रिलिंक्विश करेंगे तो टेम्परेरली हो सकता है कि अगले 2-3 साल के लिए हम, लेकिन फिर हम रिज्यूम करेंगे। जो मिलिट्री वाला है, बॉम्ब वाला चक्कर, वो मेरे ख्याल में उस पर ईरान तैयार है डील करने के लिए, वो तैयार है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और महाजरा है, ईरान भी नहीं। आपने जहाँ पाकिस्तान के किरदार की बात की, ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ें की, फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ़ें की। आप चाइना को बड़ा क्लोजली डील करते हैं, चाइना के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये अचानक से जो पेशरफ्त हुई है ये चाइना विजिट के बाद हुई है? सो चाइना का कैसा किरदार है आपकी नज़र में? देखिए, चाइना का बहुत कलीदी किरदार रहा है, और वो इसलिए क्योंकि चाइना ने बैक चैनल में बहुत पाकिस्तान के जो एफर्ट्स थे उन्हें सपोर्ट किया, पर्टिकुलरली तेहरान के साथ। क्योंकि आपको पता है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका ईरान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। ईरान सिग्नेटरी है और उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट एंड पार्सल है। सही। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी बात यह है कि हमें जो बड़ी पजीराई मिली है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सपोर्ट से, जिसमें हम उनसे बैक चैनल भी वांग यी के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार करते रहे, और उसके बाद अभी तो एक बहुत हाई लेवल विजिट पे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उससे पहले जो वांग यी यहाँ आए और हम भी वहाँ जाते रहे, तो वहाँ बहुत चाइना का इसमें रीजनल पीस में रोल रहा है, लेकिन ज़्यादा ओवर्ट नहीं था। उनका फोकस ट्रंप की विजिट पे था जो बीजिंग में था, क्योंकि वो उनके लिए एक कोर इंटरेस्ट था। तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए खारजी सतह पे, और मैं समझता हूँ कि हेनरी किसिंजर जब पाकिस्तान से गए थे चाइना और हमने फैसिलिटेट किया, US को ने जो रिकग्नाइज़ किया था डिप्लोमेटिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, हमारे गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल करके, तो उससे बड़ी खारजा जीत और पाकिस्तान की कामयाबी मैं समझता हूँ है
जो आज हो या आने वाले दिनों में होने लगी है कि ईरान और आपने इन्हें वाशिंगटन को आपने इकट्ठा कर दिया और उन्हें आप एक टेबल पे ले आए। मैं समझता हूँ कि डील से पहले हमने बहुत बड़ी कामयाबी कर दी थी। नो डाउट कि ये डील तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन जब आप उन अफ्रीकन को ले आए सरीना होटल में इस्लामाबाद में, तो वो ही आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपका इतना पिवटल दुनिया की, देखिए हमारी जिंदगी में, वी आर बोथ यंग पीपल, हमारी जिंदगी में तो ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की महाजर आई हुई है ना, फर्स्ट टाइम इतनी अचीवमेंट देखी है पाकिस्तान के लिए। नहीं, लेकिन दुनिया में भी इतनी बड़ी जंग हमारी जनरेशन ने नहीं देखी, जो बिटवीन 75 ऑनवर्ड्स को पैदा जो हैं, हमने इतनी बड़ी कोई जंग नहीं देखी। और इससे हमारे पड़ोसी इंटरनेशनल भारत को भी बहुत मिर्चें लगी। और आप वो देखें कि मैं डिप्लोमेट्स से इस्लामाबाद में बात कर रहा था इसी चीज़ की कि उनकी मीडिया और बड़े बड़े नाम मीडिया में वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और उनसे वो तस्लीम नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान का ये किरदार है। और अगर इंडिया में कोई सेन वॉइस बोल रहा है जो एक एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया है, वो उसको भी विक्टिमाइज और प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इंडिया का तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक लॉस हुआ है, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था मोदी सरकार का और जयशंकर साहब का स्टेटेड, इंटरप्रेटेड नहीं, स्टेटेड कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करना है, एक पैरिया स्टेट बनाना है कि ये एक स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, तो हम तो सबसे बड़े स्पॉन्सर ऑफ पीस निकल आए हैं। एंड इट हैज बीन नॉट एक्नॉलेज सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प से, बट दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम किया है। और जो मैं समझता हूँ इससे फर्क ये आया है प्री ईरान वॉर और पोस्ट ईरान वॉर में जो फर्क आया है वो ये आया कि साउथ एशिया में जो मोस्ट प्री एमिनेंट स्टेट है मेरे ख्याल में आज वो पाकिस्तान है, जो पहले इंडिया थी। डिस्पाइट इंडिया हैविंग अ बिगर इकोनॉमी, माशी तौर पे वो उनका बहुत ज्यादा असर है, वो सारा है, मुल्क भी बहुत बड़ा है तमाम, लेकिन आज की प्रीएमिनेंस की अगर बात करें और ऑब्जेक्टिवली मैं अगर बात करूं तर्जीह नगार के हैसियत से, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक प्रीएमिनेंट स्टेट उभर के आया है साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इसके लिए बायस फ़ख्र की बात है। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो रोल रहा है एज ए ग्लोबल स्टेट्समैन, मैं समझता हूँ ये हमारी तारीख में हमने नहीं देखा है इस तरह का रोल और इस तरह का कॉन्फिडेंस होना, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे हुक्मरानों का एक ज़माने में वो हम देखते हम थोड़े घबरा जाते थे वो वेस्टर्न पावर्स वगैरह के सामने कि नहीं हम बड़े छोटे से मुल्क हैं, IMF तक और वर्ल्ड बैंक तक हम पैसे, यहाँ हम तो दे रहे हैं चीज़ें, हम मांग नहीं रहे हैं, वी आर एट द गिविंग एंड। ट्रू, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं समझता हूँ। अच्छा, एक और सवाल मेरे से उस वक्त मिस हो गया था। खित्ते की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान हमेशा पीस प्रमोटर रहा है। अब पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली हुई है कि जो मिडल ईस्ट है इसमें जितनी भी जंगें हैं, वॉर्स हैं, पैलेस्टाइन इशू हो, लेबनान का इशू हो, उसमें भी पीस प्रमोट होना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस कि क्या अभी ये जो हम जंग ख़त्म कराने जा रहे हैं इसमें हम अपनी ये बात भी मनवा लेंगे? देखें, मेरे ख्याल में हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। हम आगे का रोल बहुत मुस्बत कर सकते हैं प्ले, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमें इसी चीज़ पे फोकस्ड रहना चाहिए। देखिए, पैलेस्टाइन का तो बहुत बड़ा इशू है और बहुत अहम इशू है, उसमें तो फिर कश्मीर का भी इशू आ जाता है सब कुछ जो और उसके बारे में भी मेरे ख्याल में ये जो बोर्ड ऑफ पीस था, एक दफ़ा ये मामला हल हो जाए तो ये बाकी मामलों को पाकिस्तान को इसकी वकालत ज़रूर करनी चाहिए, और पाकिस्तान पहले भी करता रहा है फ़लस्तीन के लिए इंटरनेशनल सतह पे। तो कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों बहुत अहम इशूज़ हैं जो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जिसमें जेनोसाइड दोनों जगहों पे हुई है। पैलेस्टाइन में तो बहुत ज़्यादा हुई है, गाज़ा में, और कश्मीर में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, एमनेस्टी ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस ने, ममालिक ने खुद रिकॉर्ड किए। UN ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है, काउंसिल है, उसने। लेकिन मेरे ख्याल में वन स्टेप एट अ टाइम हमें जाना चाहिए। इससे जो हमारी स्टैंडिंग बन गई है और जो हमारे एक स्टेटस बन गया है एज अ पीस ब्रोकर, इसके बाद हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रीजनली और इंटरनेशनली इस स्टेटस के बाद, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का हमें मेरे ख्याल में ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और हम ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे भी इंशाल्लाह।